तुम घोषणा करते हो, आज से मैं टोमाहॉक को एक भी रिसोर्स नहीं बेचूंगा और तुम्हारे सिर पर 100 बीफ के कैनेट बॉक्स का इनाम रखता हूं। ये सुनते ही टॉमहॉक के सारे सदस्य जम जाते हैं। तुम बस हाथ हिलाते हो और जमीन पर 100 बीफ के कैंड बॉक्सेस का ढेर प्रकट हो जाता है। तुरंत सबकी नजरें उस गंजे कोलोसस की तरफ मुड़ जाती है। वह चिल्लाता है, तुम सब बगावत करना चाहते हो, मैं टॉमाहॉक का नंबर 3 हूं। तभी आर्चे का आदमी बोलता है, इस फाइटर को हम ले लेंगे। रूचे का आदमी भी कहता है, हम भी। गंजा आदमी चिल्लाता है, तुम भी मुझे धोखा दोगे। उसके आदमी एक दूसरे को हिचकिचाहट भरी नजरों से देखने लगते हैं। कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता। आखिर अपोकलिप्स की दुनिया में लॉयल्टी सबसे बेकार चीज होती है। अचानक एक तेज धार वाली ब्लेड उसके सीने में घुस जाती है और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सेकंड होता है। वह हक्का बक्का होकर पूछता है, ये क्यों? उसका सेकंड बिना भाव के जवाब देता है, नंबर 3, भाइयों को भी खाना चाहिए। फिर वे सुपरेटे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, हमने उसे खत्म कर दिया, अब यह डील हमारी है। तुम शांत स्वर में कहते हो, मैंने कहा था कि मैं टॉमहॉक को कोई रिसोर्स नहीं बेचूंगा। तुम लोगों ने अपने ही नंबर 3 को मार दिया और आखिर में कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर ये लोग अब टोमाहॉक के सदस्य नहीं हैं तो भी मैं टोमाहॉक से कोई व्यापार नहीं करूंगा। बाकी लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तभी एक आदमी आगे बढ़कर कहता है, मेरा नाम बेलू है, मैं आर्ची शेल्टर का लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं और आर्ची की तरफ से मैं आपको आधिकारिक तौर पर हमारे साथ जुड़ने का निमंत्रण देता हूं। रूच का आदमी भी कहता है, हम भी काबिल दोस्तों का स्वागत करते हैं। उधर टॉमाहॉक का सेकंड तेजी से सोचता है और कहता है, हम आर्क में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उसके पीछे खड़े करीब 15 आदमी एक साथ हथियार नीचे कर देते हैं। तुम काउंटर पर टिके टिके आराम से हाथ उठाते हो और 100 बीफ के कैंड बॉक्सेस का पहाड़ सीधे उस सेकंड के सामने आ गिरता है। वह चालाकी से बेल्लू के पास जाता है और कहता है, सुपरवाइजर बेल्लू, आर्ची की प्रोटेक्शन के बदले हम ये कैंड बीफ आपको वेलकम गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। रूचे के सदस्य लालच भरी नजरों से देखते हैं लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। अब कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। बेल्लू काउंटर के सामने लाइन में खड़ा हो जाता है और रूचे का आदमी शुचू भी चुपचाप उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तुम पूछते हो, क्या चाहिए? बेलू कहता है, कंप्रेस्ड बिस्किट्स, पानी और इंस्टेंट न्यूडल्स। वह दो क्रेट्स खोलता है जिनके अंदर 50 गोल्ड बार्स और 20 गोल्ड बॉक्सेस होते हैं। ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद भी वह तुरंत नहीं जाता और पूछता है, बॉस, क्या आप प्री ऑर्डर्स लेते हैं? तुम कहते हो, हाँ, क्या चाहिए? वह कहता है, एंटीबायोटिक्स और कोल्ड मेडिसिन जितना ज्यादा हो सके। तुम जवाब देते हो, वापस जाओ, एक लिस्ट बनाकर लाओ और पहले एडवांस दे देना, अगली बार मैं माल लेकर आऊंगा। इसके बाद रूचे के सुचो की बारी आती है। वह भी मेडिसिन प्री ऑर्डर करने के साथ साथ टोबैको और अल्कोहल भी मांगता है। जब ये ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाते हैं तो कुछ अकेले लोग भी ट्रेड करने लगते हैं। कोई गोल्ड ज्वेलरी देता है, कोई छोटी गोल्ड बॉक्सेस। लेकिन तभी एक आदमी तुम्हारे साथ ट्रेड करने के लिए एक अलग ही चीज निकालता है, कार बैटरी। इस दुनिया की बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी और लाइफ स्पैन तुम्हारी दुनिया की बैटरीज से लगभग 2 गुना ज्यादा एडवांस्ड है। तुम्हें अचानक एहसास होता है कि शुरू से ही तुमने इस दुनिया को सिर्फ एक गोल्ड माइन और वेंडिंग मशीन की तरह देखा था और उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था जो इस दुनिया के पास कैटास्ट्रोफी से पहले मौजूद थी। तुम मुड़ते हो और 2 पीसेस ब्रेड, एक बॉटल मिनरल वाटर और 2 सॉसेजेस बाहर निकालते हो। आसपास के सर्वाइवर्स यह देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। वे फुसफुसाते हैं, इतना सब दे रहा है? तुम कहते हो, अब से मैं इस तरह की बैटरी भी लूंगा। भीड़ के पीछे कुछ लोन वुल्फ्स चुपचाप एक घेरा बनाकर उस आदमी को घेर लेते हैं। वह आदमी अपने हाथों में भारी फूड कार्गो को कसकर पकड़े हुए है। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा है। उसके दिमाग में चल रहा है कि यह खाना उम्मीद नहीं बल्कि मौत का संकेत भी हो सकता है। तुम ठंडे स्वर में कहते हो, मुझे उससे एक सवाल पूछना है। अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो मैं उसकी सिर के बदले कुछ और कैंड बीफ के क्रेट्स देने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। ये सुनते ही भीड़ और वे लोन वुल्फ्स सब वहीं जम जाते हैं। आखिर टोमाहॉक का नंबर 3 अभी भी ज्यादा दूर नहीं पड़ा है। तुम पूछते हो, तुम्हारा नाम क्या है? वह जवाब देता है, जोयुआन। तुम फिर पूछते हो, ये बैटरी कहाँ से आई? वह कहता है, टियंग टेक्नोलॉजी पार्क से। मैं टियंग टेक्नोलॉजी में बैटरी इंजीनियर था।
ये बैटरी लेनचेन मॉडल है, ये हमारी कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। कैटेस्ट्रॉफी के समय हम एक बहुत बड़े ऑर्डर का प्रोडक्शन अभी अभी खत्म कर चुके थे और कंपनी के वेयर हाउस में अभी भी कम से कम कई 10,000 बैटरीज रेडी पड़ी हैं, लेकिन पार्क के हजारों एम्प्लॉयज ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तुम सिर हिलाते हो और सोचते हो कि अगर तुम्हें प्रोडक्शन चेन दोबारा बनाने का मौका मिल जाए और इस चेन की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का इस्तेमाल कर सको, तो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में एनर्जी रेवोल्यूशन तक शुरू कर सकते हो। तुम पूछते हो, अगर प्रोडक्शन लाइन नष्ट हो चुकी हो तो क्या तुम इस बैटरी की पूरी टेक्निकल डेटा निकाल सकते हो, यानी रॉ मटेरियल्स की फॉर्मूलाज और प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल समेत सब कुछ? जुयन कहता है, पूरी डेटा पार्क के सर्वर में है। जब तक मुझे सर्वर एक्सेस मिल जाए, मैं सारी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर तुम्हारी नज़र उस पर पूरी तरह बदल जाती है। वह कोई गिरा हुआ इंजीनियर नहीं, बल्कि चलता फिरता वॉल्ट की है। तुम सोचते हो कि इस काम के लिए आसपास के फैक्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। फिर तुम जोयुआन से कहते हो, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा काम होगा हर टेक्नोलॉजिकल आइटम को इंस्पेक्ट और इवेल्युएट करना जो मैं लाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें खाना और पानी दूंगा। यह सुनकर जोयुआन के अंदर एक जबरदस्त खुशी उमड़ पड़ती है। यह सच में अचानक किस्मत पलटने जैसा है। लेकिन आसपास के कुछ सर्वाइवर्स भी कम चालाक नहीं होते। वे सोचते हैं कि अगर जोयुआन सिर्फ एक बैटरी से इतनी बड़ी डील पा सकता है, तो वे क्यों नहीं? कुछ ही देर में सर्वाइवर्स के बीच टेक्नोलॉजी आइटम्स लाने की होड़ लग जाती है। कोई मिलिट्री ड्रोन के टूटे हुए बॉडी से मदरबोर्ड लाता है, कोई सील्ड बायोलॉजिकल सैंपल कूलर और कोई आधी जली हुई साइंटिफिक जर्नल का हिस्सा। तुम किसी चीज को मना नहीं करते और हर चीज की इवैल्यूएशन जुयुआन को दे देते हो। ये ट्रेडिंग रात देर तक चलती रहती है। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई दो तेज हेडलाइट्स दिखाई देती हैं और एक पावरफुल इंजन की गूंज सुनाई देती है। बेल्लू और चूचू लगभग एक साथ गाड़ी से उतरते हैं और कई क्रेट्स जो सोने के बार्स और गोल्ड बॉक्सेस से भरे हैं, जमीन पर रख देते हैं। बेल्लू कहता है, यह हमारी फैक्शंस आर्ची और रूच का एडवांस पेमेंट है। तुम शांत स्वर में कहते हो, एडवांस मिल गया, अगली डील के लिए मैं तुम्हारा माल तैयार रखूंगा। बेलू और शूचो एक साथ झुककर बहुत सम्मान से सलाम करते हैं, लेकिन डील खत्म होने के बाद भी दोनों जाने की जल्दी में नहीं लगते। उनकी नजर जोयुआन और जमीन पर पड़े टेक्नोलॉजी जंग के ढेर पर टिक जाती है। तुम शांत स्वर में कहते हो, उत्तर दिशा के रुइंस में तियान के टेक्नोलॉजी पार्क है। वहां लेन चेन बैटरीज के दसियों हजार यूनिट्स पड़े हैं, लेकिन उस एरिया में 5,000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। बेल्लू चौंक कर पूछता है, बॉस, आपका मतलब? तुम कहते हो, मैं तुम्हें अमीर बनने का मौका दे रहा हूं। मैं फंडिंग दूंगा, तुम लोग मैन पावर दोगे, पार्क को साफ करोगे और वहां के सर्वर्स और सेंट्रल यूनिट्स को इंटैक्ट हालत में मेरे पास लाओगे। यह सुनकर बेलू और चुचौ के दिमाग तेजी से दौड़ने लगते हैं। रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उस मिस्टीरियस ट्रेडर के साथ उनका मजबूत कनेक्शन बन सकता है। रूचे का आदमी तुरंत कहता है, रूचे यह मिशन लेती है, यह हमारे रीपर स्क्वाड के लिए काम है। रूइंस में हमारी इंडिविजुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ सबसे मजबूत है। मिशन सफल होगा। तभी आर्चे का आदमी वंगफिंग कहता है, इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। आर्क के पास रूइंस की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। हैकिंग टीम, डिसमेंटलिंग और ट्रांसपोर्ट सब हम कर सकते हैं। फ्लॉलेस मिशन की गारंटी सिर्फ हम दे सकते हैं। तभी रॉक फैक्शन का आदमी जेसी आगे बढ़कर कहता है, टियंग टेक्नोलॉजी पार्क का मिशन हम रॉक लेते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा अवेकेंड फाइटर्स हैं और हम सर्वर को इंटैक्ट वापस लाने की गारंटी देते हैं। वंगफेंग हंसकर कहता है, 5,000 जोम्बीज के बीच? जब रॉक के अवेकेंड की स्टेमिना खत्म हो जाएगी तो कितने जोम्बीज मार पाओगे? ये तो सुइसाइड है। जैसी जवाब देता है, ये सिर्फ ब्रूट फोर्स से हल होने वाली समस्या नहीं है। तुम्हारे टेक्नीशियंस के बिना तुम पार्क के गेट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तभी फारे का आदमी बोलता है, टीएन टेक्नोलॉजी का चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांग चोंगकिंग हमारे साथ है। उस जगह को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। यह सुनते ही बेलू, वांगफेंग और शेसी के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि फारे के पास इतना बड़ा एडवांटेज है। तुम शांत स्वर में कहते हो, चाहे आर्क, रॉक, रूचे या कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर सर्वर के साथ जरा भी समस्या हुई और मुझे वो डेटा नहीं मिला जो मैं चाहता हूं, तो भविष्य में तुम में से कोई भी मुझसे कुछ भी पाने की उम्मीद मत करना, 1 सेंटीमीटर भी नहीं। यह सुनकर चारों प्रतिनिधियों के चेहरे राख जैसे पड़ जाते हैं।
तुम्हारे शब्द बेहद सीधे और निर्दयी हैं। अंत में रॉक कोऑपरेशन के लिए मान जाता है और उसके बाद बाकी तीन फैक्शंस भी जल्दी ही सहमत हो जाते हैं। इस तरह रूइंस की चार सबसे शक्तिशाली फैक्शंस के बीच एक अभूतपूर्व अलायंस बन जाता है। करीब 100 अवेकेंड फाइटर्स और सैकड़ों एलीट सोल्जर्स से बनी एक खतरनाक फोर्स। तुम जुयोन की तरफ इशारा करते हुए कहते हो, यह भी तुम्हारे साथ जाएगा। इसे सुरक्षित वापस लाना, इसके एक बाल को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बेलू तुरंत जवाब देता है, चिंता मत कीजिए बॉस, हम मिस्टर जोयुआन की सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। इस ऑपरेशन में एक और संभावित खतरा है, टोमाहॉक। उनका नंबर 3 यहीं मारा गया है और उनका बड़ा बॉस पाओ बहुत ही ज्यादा बदला लेने वाला आदमी है। वह इसे कभी यूं ही जाने नहीं देगा। टोमाहॉक की ताकत शायद यहां मौजूद फैक्शंस जितनी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया कि जब हम हजारों ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होंगे तब वे सैबोटाज करेंगे, तो उनका थोड़ा सा हरासमेंट भी बहुत भयानक नतीजे ला सकता है। ये बात सुनते ही सबकी नजर फिर से तुम्हारी तरफ मुड़ जाती है। तुम शांत स्वर में कहते हो, टोमाहॉक का एक ऑर्डिनरी मेंबर, 10 क्रेट्स कैनेड बीफ, एक सब लीडर, 100 क्रेट्स और उनका बॉस बाओ, उसकी हेड के बदले 1000 क्रेट्स कैंड बीफ। चाहे तुम हो या रूवेंस का कोई भी नोमैड जो मुझे उसका सिर लाकर देगा, उसे यह रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर चारों फैक्शंस की सांस जैसे रुक जाती है। बेलू जिस रिस्क की बात कर रहा था, वह इस आदमी के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं था। पूरा स्क्वायर मौत जैसे सन्नाटे में डूब जाता है। चारों फैक्शंस के प्रतिनिधि अब कोई भी गलत सोच रखने की हिम्मत नहीं करते। आज टोमाहॉक, कल शायद उनमें से कोई भी हो सकता है। बाउंटी घोषित होते ही अब किसी बहस की जगह नहीं बचती। बेलू, वांग फेंग, एक्सीसी और प्रोफेसर जे, ये चार लोग जिनके सिर्फ कदम पटकने से रूइंस का एक बड़ा हिस्सा हिल सकता था, अब एक भी बेकार शब्द नहीं बोलते। वे तुरंत काम बांटते हैं और फिर अपने अपने लोगों के साथ गाड़ियों में बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। जाने से पहले बेलू जोयुआन के पास आता है और कहता है, मिस्टर जोयुआन, कृपया हमारे साथ चलिए। रास्ते में हमें टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में आपकी जानकारी चाहिए होगी। जोयुआन अनजाने में सुपरटे की तरफ देखता है और तुम्हारे हल्के से सिर हिलाने के बाद ही वह आर्क के लोगों के साथ गाड़ी में बैठता है। दरवाजा बंद होने के बाद तुम तुरंत दूसरे वर्ल्ड में वापस जाने की जल्दी नहीं करते। बस एक सोच के साथ तुम आज की ट्रेडिंग में मिले सारे पैसे बाहर निकाल लेते हो। बिना झिझक तुम उनमें से एक मुट्ठी उठाकर सीधे अपने मुंह में डाल लेते हो। वही जानी पहचानी तेज दर्द फिर से लौट आती है। जब आखिरी एनर्जी भी पूरी तरह अब्जॉर्ब हो जाती है, तुम अचानक अपनी आंखें खोलते हो। अवेकनर, पहली अवेकन्ड एबिलिटी, सब डायमेंशनल वेयरहाउस, करंट कैपेसिटी 3000 क्यूबिक मीटर। दूसरी अवेकन्ड एबिलिटी, टेलीकिनेटिक कंट्रोल, जिससे 200 किलोग्राम से कम वजन की चीजों को दूर से मैनिपुलेट, रीशेप या एक्सेलरेट किया जा सकता है। अब यह सिर्फ सिंपल टेलीपोर्टेशन नहीं रहा। तुम्हारी नजर कोने में रखी मेटल शेल्फ पर जाती है। इस बार तुमने हाथ तक नहीं उठाया, बस एक नजर डाली और एक पल में वह कंप्रेस होकर बेहद घना मेटल बन जाती है। डिमेंशनल ट्रांसफर में अब 12 मिनट्स बचे हैं, अब लौटने का समय है। टॉर बैटरी नंबर 7 की डिस्कवरी तुम्हारे दिल में एम्बिशन का बीज बो चुकी है। अब तुम सिर्फ इंटर डिमेंशनल ट्रेडर बनकर नहीं रहना चाहते, तुम इस मॉडर्न और सुरक्षित दुनिया में अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते हो। ये सैकड़ों टन गोल्ड जल्द से जल्द लिक्विडिटी में बदलना होगा, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी को नॉर्मल चैनल से बेचना बिल्कुल असंभव है। तभी तुम्हें एक नाम याद आता है, तुम्हारा कजन भी आगे। वह थोड़ा शेडी आदमी है और शहर के ग्रे मार्केट में उसके जरूर कॉन्टैक्ट्स होंगे। अगर वह मिडलमैन बने तो अभी के लिए यही सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। फंड्स मिलते ही तुम्हें पागलों की तरह सप्लाईज जमा करनी होंगी। 3000 मीटर क्यूब वेयरहाउस और सुपर 8 दोनों को पूरी तरह भरना होगा और फिर एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनानी होगी ताकि टियंग टेक्नोलॉजी पार्क से मिलने वाली टेक्निकल डेटा को रिसीव करने के लिए स्ट्रक्चर तैयार रहे। तुम्हारी प्लान पूरी तरह साफ है। हर कदम तुम्हें उस विशाल लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। डायमेंशनल ट्रांसफर अब तैयार है। एक सिंपल थॉट और फिर वही जानी पहचानी वेटलेस फीलिंग तुम्हारे पूरे शरीर को घेर लेती है। ट्रांसफर कंप्लीट। करंट वर्ल्ड, अर्थ। नेक्स्ट ट्रांसफर रिचार्ज टाइम 11 आवर्स। बाहर शहर की नियॉन लाइट्स और लगातार दौड़ती गाड़ियों की आवाजें हैं। कुछ सेकंड पहले के शांत रूइन से तुलना करो तो ये जैसे कोई दूसरी ही दुनिया लगती है। यही कॉन्ट्रास्ट तुम्हें और भी यकीन दिलाता है कि इस पावर को तुम्हें कसकर, पकड़कर
रखना होगा। एंगजिन लौटने के बाद तुम तुरंत सुपर 8 से बाहर नहीं निकलते, बल्कि बिस्तर पर लेट जाते हो। तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए नींद की ज़रूरत कम हो गई है, लेकिन कुछ घंटे आराम करने से शरीर फिर से पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जब तुम आंखें खोलते हो तो सुबह के 11 बज चुके होते हैं। जल्दी से कुछ खाकर तुम बियाज का नंबर मिलाते हो। फोन उठता है। हेलो, कौन? तुम कहते हो, मैं गोजी। वह चिढ़कर बोलता है, क्या चाहिए? तुम कहते हो, मेरे पास एक बैच गुड्स है जिसे बेचना है। वह हिचकते हुए पूछता है, माफ करना, पूछ रहा हूं, ये लीगल है ना? तुम शांत स्वर में कहते हो, थोड़ा रिस्क है, पर ज्यादा नहीं। उसी सीमेंट फैक्ट्री में मिलो जहां पिछली बार मिले थे। अकेले आना। वह तुरंत कहता है, ठीक है, समय पर पहुंचूंगा। समय जल्दी गुजर जाता है और अब 3 बजे हैं। वही सीमेंट फैक्ट्री, लेकिन इस बार सोफे पर तुम बैठे हो। बीएच तय समय पर पहुंचता है और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। वह डर के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। वह पूछता है, जी जी, माल कहाँ है? तुम आराम से एक कैनवस बैग से 500 ग्राम का एक गोल्ड बार निकालते हो। बियाज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। 500 ग्राम का गोल्ड बार कीमती जरूर है, लेकिन कोई भी बड़ी ज्वेलरी शॉप इसे हैंडल कर सकती है। मगर तभी तुम बैग को थोड़ा खोलते हो और अंदर गोल्ड बार्स का ढेर दिखता है। ब्याज वहीं जम जाता है। ये एक नहीं बल्कि पूरे 20 गोल्ड बार्स हैं। हर एक 500 ग्राम का, कुल 10 किलोग्राम गोल्ड। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह बुदबुदाता है, ये तो जैसे बैंक रॉबरी या आर्मर्ड ट्रक लूट जैसा है। और फोन पर तुमने कहा था, छोटा रिस्क। उसके मन में डर भर जाता है। इसे छूना भी ऐसा है जैसे सीधे गिलोटीन का टिकट ले लेना। वह घबरा कर कहता है, भाई गोजी, क्या आप मेरी जान लेना चाहते हो? मैं इसे कैसे हैंडल करूं? वह चुप हो जाता है। तुम्हारी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं करता। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि वह किसी खतरनाक क्रिमिनल से डील कर रहा है। तुम ठंडे स्वर में कहते हो, इतनी सी गोल्ड क्वांटिटी भी हैंडल नहीं कर सकते, और कहते हो कि तुम्हें पैसे की जरूरत है। इतनी सिंपल डील भी नहीं कर सकते? ब्याज हकलाकर कहता है, मास्टर गो, इतनी बड़ी डील, सच में मैं इसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा। तुम शांत स्वर में जवाब देते हो, चिंता मत करो, ये गोल्ड बिल्कुल क्लीन है, इस पर कोई ट्रेस नहीं है। मैं बस इतना आलसी हूं कि हर एक गोल्ड बार को अलग अलग बेचने का झंझट खुद नहीं करना चाहता, समझे? मास्टर गो, क्या क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? अपने किसी कांटेक्ट को बुला सकता हूँ? तुम हल्का सा हाथ हिलाकर इशारा करते हो। ब्याओ जी ऐसे खुश हो जाता है जैसे उसे माफी मिल गई हो। वह तो फोन करने के लिए दूर जाने की हिम्मत भी नहीं करता और स्पीकर ही ऑन कर देता है। हेलो ब्याओसोय, क्या हाल है? दूसरी तरफ से आवाज आती है। हाँ बोलो, क्या हुआ? ब्याओगे थोड़ा घबरा कर पूछता है। सुनो, हाल ही में यहाँ आसपास गोल्ड से जुड़ा कोई मामला हुआ है क्या? कोई बड़ी डील? फोन के उस पार वाला थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन सीधा जवाब देता है, किस तरह की डील? अब तो हर सड़क पर कैमरास लगे हैं। कौन ऐसी रिस्क लेगा? क्या तुम्हें जैकपॉट लग गया है और तुम गोल्ड खरीदना चाहते हो? यह सुनकर ब्याओजे जैसे कुछ निगल जाता है। फोन काटने के बाद वह तुम्हें बिल्कुल अलग नजर से देखने लगता है और कहता है, मास्टर गो, आपके स्टॉक को मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कौन कर सकता है। तुम फिर से हाथ से इशारा करते हो। ब्याऊ जी कांपते हाथों से दूसरा नंबर मिलाता है। हेलो सू, मैं ब्याऊसी बोल रहा हूँ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ हूँ। उसके पास गोल्ड का बड़ा लॉट है बेचने के लिए। उधर से सवाल आता है, कितनी क्वांटिटी? ब्याओगे हकलाते हुए कहता है, 10 किलोग्राम, और आगे और भी होगा। इस बार फोन के दूसरी तरफ काफी देर तक खामोशी रहती है। फिर आवाज आती है, आधे घंटे में यूजुअल प्लेस पर आओ, मैं खुद माल इंस्पेक्ट करूंगी। आधे घंटे बाद तुम एक प्राइवेट क्लब में पहुंचते हो। वहां एक औरत चिपाव पहने बैठी है। वह हल्का सा इशारा करके तुम्हें बैठने के लिए बुलाती है और तुम बिना झिझक आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ जाते हो और बैग मेज पर रख देते हो। उस औरत को सब सिस्टर सू कहते हैं। वह चाय डालती रहती है और चाय तुम्हारे सामने सरकाने के बाद शांत आवाज में पूछती है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं मेरे दोस्त? तुम कहते हो, मुझे गो कह सकते हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर गो, क्या मैं माल देख सकती हूँ? तुम सिर हिलाते हो और बैग खोलते हो। अंदर गोल्ड बार्स आराम से रखे हुए हैं। सिस्टर सू बड़े प्रोफेशनल तरीके से एक एक बार चेक करती है। काफी देर तक देखने के बाद वह धीरे से बुदबुदाती है, 999 प्योरिटी गोल्ड, वेट भी सही, स्टैंडर्ड साइज बार्स। फिर वह सिर उठाकर पूछती है, मिस्टर गो, इतनी बड़ी क्वांटिटी, इसका सोर्स?
तुम चाय का घूंट लेते हो और शांत रहते हो। वह कहती है, यंग मैन, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन इस बिजनेस में रूल्स होते हैं। 10 किलोग्राम छोटी क्वांटिटी नहीं है, मुझे सब वेरीफाई करना होगा। वह तुम्हारे चेहरे को गौर से देखती रहती है, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते, बस ब्याज की तरफ देखते हो। बीएच तुरंत समझ जाता है और जल्दी से कमरे से निकल जाता है। तब तुम बैग से एक गोल्ड बार निकालते हो और सिस्टर सू के सामने उसे हल्के से दबाते हो, और वह बार तुम्हारे हाथ में ऐसे मुड़ जाता है जैसे मिट्टी हो। इतनी ताकत वाला आदमी ब्लैक मार्केट के गोल्ड के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं रखता। सिस्टर सू गहरी सांस लेती है और कहती है, 7 युआन पर ग्राम, 10 किलोग्राम के लिए 7 मिलियन। तुम ना हाँ कहते हो ना बस पूछते हो। तुम मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी हैंडल कर सकती हो? इस सवाल से सिस्टर सू का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। वह सोचकर कहती है, मिस्टर गो, अगर गोल्ड इतना प्योर है तो मैं महीने में 50 किलोग्राम बेच सकती हूँ, यानी लगभग 35 मिलियन प्रति महीना। तुम सिर हिलाकर कहते हो, बहुत कम। फिर धीरे से एक उंगली उठाते हो। सिस्टर सू पूछती है, 100 किलोग्राम? तुम कहते हो, नहीं, 1 टन। ये सुनते ही सिस्टर सू पूरी तरह चौंक जाती है। मिस्टर गो, आप मजाक कर रहे हैं? 1 टन गोल्ड आज की कीमत में लगभग 1 बिलियन के बराबर है। मेरा नेटवर्क इतना बड़ा वॉल्यूम हैंडल नहीं कर सकता। कोई प्राइवेट चैनल एक महीने में 1 टन गोल्ड नहीं बेच सकता। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करने जैसा है, और इतनी बड़ी मनी फ्लो ऊपर तक लोगों का ध्यान खींच लेगी। तुम शांत रहते हो और कहते हो, अगर मुझे सब कैश में कन्वर्ट ही नहीं करना हो तो? वह समझते हुए पूछती है, मतलब एसेट एक्सचेंज? तुम कहते हो, मुझे एक इंडस्ट्रियल जोन या बैटरी मैन्युफैक्चरर चाहिए। यह सुनकर सिस्टर सू बिल्कुल स्टंड रह जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी इतना गोल्ड लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए बेच रहा होगा। एक ऐसा आदमी जो नंगे हाथों से गोल्ड बार मोड़ सकता है और हर महीने 1 टन गोल्ड दे सकता है, अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। वह धीरे से कहती है, मिस्टर गो, ये डील मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मुझे अपने बॉस से बात करनी होगी। तुम आराम से हाथ हिलाते हो। वो फोन मिलाकर कहती है, बॉस, ये स्वान बोल रही हूं, मेरे पास बहुत बड़ी डील है। गोल्ड बहुत प्योर है, और क्वांटिटी। वह तुम्हारी तरफ देखती है और कहती है, फिलहाल 300 किलोग्राम अवेलेबल है और दूसरी पार्टी हर महीने 1 टन दे सकती है। कॉल खत्म होने के बाद स्वान अब डील की मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ मैसेंजर रह जाती है। वह कहती है, मिस्टर गो, मेरे बॉस आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, कल शाम 7 बजे, यहीं। तुम सिर हिलाते हो और गोल्ड की तरफ इशारा करके कहते हो, पहले इसे हैंडल करो। वह कहती है, गुड फेथ दिखाने के लिए हम यह लॉट 800 पर ग्राम पर ले सकते हैं। 5 मिनट के अंदर ही तुम्हारे अकाउंट में 8 मिलियन ट्रांसफर हो जाते हैं। डील खत्म होने के बाद सुआन खुद तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती है और तुम अपनी वैन लेकर निकल जाते हो। तुम्हारे जाते ही ब्योग मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, लेकिन सिस्टर सू ठंडे स्वर में कहती है, अब से मिस्टर गो के बारे में एक भी सवाल मत पूछना, बस वही करो जो वह कहे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यह सुनकर ब्याओ कांप उठता है और मुर्गे की तरह जल्दी जल्दी सिर हिलाता है। वहां से निकलने के बाद तुम सुपरेटे वापस नहीं जाते, बल्कि मॉडल होलसेल सेंटर पहुंचते हो। पिछली बार वाला सेल्समैन तुम्हें देखते ही दौड़कर आता है, बॉस लून, आप फिर आ गए, इस बार क्या चाहिए? तुम उसे एक लिस्ट देते हो और कहते हो, हर आइटम की क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैनेजर लिस्ट देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन कहता है, मैं खुद हैंडल करता हूं। 2 मिलियन का पेमेंट करने के बाद तुम इंडस्ट्रियल जोन में कई बार आना जाना करते हो और धीरे धीरे अपना सब डायमेंशनल वेयरहाउस आधे से ज्यादा भर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ और थी, सिर्फ एक छोटा सा एंटीबायोटिक बॉक्स। उस रूइंड वर्ल्ड में उसकी कीमत गोल्ड से भी कई गुना ज्यादा थी। आप गाड़ी चलाकर शहर की फार्मेसी होलसेल स्ट्रीट में पहुंचे। आपने चमकदार बड़ी दुकानों को नहीं चुना, बल्कि एक गली के आखिर में बनी एक छोटी दुकान में घुस गए। अंदर एक मध्यम उम्र का आदमी आपको घूर कर देखने लगा। उसने पूछा, क्या आपके पास प्रिस्क्रिप्शन या हॉस्पिटल परचेस लाइसेंस है? आपने कहा, नहीं। वह बोला, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बेच सकता। लेकिन आपने बस अपना फोन निकाल कर उसे अपने अकाउंट बैलेंस दिखा दिया। लंबी लंबी जीरोज की लाइन उस आदमी की आंखों में साफ दिखाई देने लगी। आपने कहा, एमॉक्सिसिलाइन, बैंडेज, गॉज, बेटाडीन, सेलीन, जो भी तुम्हारे पास है सब ले लूंगा। ये सुनते ही उस आदमी की सांस जैसे एक पल को रुक गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम इतना सब क्यों खरीद रहे हो? आपने शांत होकर कहा, बस ये बताओ
बेचोगे या नहीं? आखिरकार उसने धीरे से आवाज नीचे की और गहरी सांस लेते हुए कहा, पीछे से मेरे साथ आओ। आधे घंटे बाद आपकी गाड़ी दवाइयों के कार्टन से पूरी तरह भर चुकी थी। 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए गए। अगला पड़ाव था हार्डवेयर स्टोर। आपने कहा, डीजल जनरेटर, इस मॉडल के 20 चाहिए। सोलर पैनल्स और उनके साथ आने वाली बैटरीज सब ले लूंगा। रेंच, प्लायर्स, वेल्डिंग मशीन। हाँ, कुछ भी खोलना मत, पूरे के पूरे कार्टन्स लोड करो। आखिरी जगह थी फ्यूल स्टेशन, लेकिन आधिकारिक तरीके से इतना फ्यूल मिलना नामुमकिन था। किस्मत से ब्याओ ने आपको एक एड्रेस दिया था, शहर के बाहर छिपा हुआ एक प्राइवेट फ्यूल डिपो। जब मालिक को पता चला कि आप सैकड़ों बैरल्स पेट्रोल और डीजल खरीदना चाहते हैं, तो वह तो लगभग तुरंत पुलिस को बुलाने ही वाला था। लेकिन आपने कुछ ही मिनटों में कई मिलियन खर्च कर दिए। दूसरे दुनिया में यह पैसा 100 गुना, 1000 गुना बनकर वापस आने वाला था। अब डायमेंशनल ट्रैवल के रिचार्ज टाइम के खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। लेकिन आपने थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि अगर अभी जाते तो वहां रात होती। इसलिए आपने डिपार्चर टाइम थोड़ा एडजस्ट कर लिया। दिन में पहुंचना ज्यादा सही था। समय धीरे धीरे बीतता गया और सुबह हो गई। आपने आंखें खोली, ठीक सुबह 6 बजे थे। अचानक वही जानी पहचानी हल्केपन की फीलिंग पूरे शरीर में फैल गई। डायमेंशनल ट्रैवल समाप्त। करंट वर्ल्ड अपोकलिप्स। अगला रिचार्ज टाइम 10 घंटे। आपने जैसे ही दरवाजा खोला, सर्वाइवर्स का एक ग्रुप तुरंत आपकी तरफ दौड़ पड़ा। एक आदमी बोला, बॉस, मेरे पास बैटरी है, देखिए। उसके हाथ में टोर मॉडल 7 बैटरी थी। अगले ही सेकंड बैटरी गायब हो गई और उसकी जगह ब्रेड और मिनरल वाटर आ गए। अगले कुछ पलों में और भी सर्वाइवर्स भागते हुए आने लगे और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सुबह 7 बजे नहीं हो गए। तभी खंडहरों में हल्का कंपन हुआ और चारों बड़ी फैक्शंस के 4 प्रतिनिधि एक साथ अपनी गाड़ियों से उतर गए। उन्होंने कहा, बॉस, हम तैयार हैं। सारे टेक्नीशियंस और इक्विपमेंट अपनी जगह पर हैं। हाइव स्क्वाड आगे निकल चुका है रास्ते के ऑब्स्टेकल्स साफ करने के लिए। इंजीनियर वंग चोंगिंग ने सर्वर की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म कर दी है। हम कभी भी निकल सकते हैं। आपने अचानक पूछा, क्या तुम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया? यह अजीब सवाल सुनकर स्कॉर्पियन और बाकी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए। उनके जवाब देने से पहले ही आपने हाथ हिलाया और अचानक इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग राइस मील्स और कैंड फूड का एक पहाड़ उनके सामने जमा हो गया। चारों रिप्रेजेंटेटिव्स की एडम्स एप्पल लगातार हिलने लगी, क्योंकि इस अपोक्लिप्स में पेट भरकर खाना भी आसान नहीं था। अच्छा खाना तो दूर की बात थी। आपने कहा, क्या इंतजार कर रहे हो, शुरू करो, आज बॉस की तरफ से ट्रीट है। यह सुनते ही जैसे सब्र का बांध टूट गया और अगले ही पल सब लोग लाइन लगाकर खाना लेने लगे। सैनिकों की आंखें चमक उठीं और वे बड़े बड़े कौर भरने लगे। सिर्फ रवाना होने से पहले का ब्रेकफास्ट ही इतना शानदार था, तो अगर मिशन सच में सफल हो गया तो उन्हें क्या इनाम मिलेगा? क्या वे हर मील में मीट खा पाएंगे? जब सब लोग अपोकैलिप्स की इस दुनिया का सबसे शानदार खाना खा रहे थे, तभी फिर से हलचल हुई। कई बड़े बॉक्सेस और लाए गए, लेकिन इस बार उनमें खाना नहीं बल्कि सिगरेट्स थीं। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में सिगरेट्स लगभग अल्कोहल जितनी कीमती चीज थीं। आपने घोषणा की, डिस्ट्रीब्यूशन, हर नॉर्मल सोल्जर को 2 पैक्स, हर अवेकेंड को एक कार्टन। यह सिर्फ सामान नहीं था, यह मोरल बढ़ाने वाला लग्जरी था। यह कदम किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा असरदार था। आपने न सिर्फ उनके पेट भरे थे, बल्कि उनके तनाव भरे दिमाग को भी शांत कर दिया था। और जब सबको लगा कि बस अब यही खत्म है, तभी आपने फिर से हाथ उठाया। इस बार कई काले बॉक्सेस सामने आए, जिन पर प्रिसिजन आइकॉन बना हुआ था। प्रोफेसर जे तुरंत आगे बढ़े और एक बॉक्स खोल दिया। अंदर रीकन ड्रोन्स थे और बाकी बॉक्सेस में उनके साथ इस्तेमाल होने वाले वॉकी टॉकीज, एंटी इंटरफेरेंस सिस्टम, बहुत लंबी बैटरी लाइफ और थर्मल इमेजिंग। प्रोफेसर जे उत्साहित होकर बोले, इसके साथ हम 90% खतरों से बच सकते हैं। स्कॉर्पियन, इग्रेट और जेब भी पास आ गए और उनकी सांसें भारी हो गईं। पहले उन्हें एक्सप्लोरेशन के लिए सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना पड़ता था और कम्युनिकेशन चिल्लाकर करना पड़ता था, लेकिन अब यह एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था। पेट भरने और मनोबल बढ़ने के बाद सभी फाइटर्स का मूड बहुत अच्छा हो गया। आदेश मिला, चलो, और इंजनों की गरज एक लोहे की नदी की तरह गूंज उठी, जिससे जमीन तक कांपने लगी। खंडहरों की चारों बड़ी फैक्शंस टेन टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ बढ़ पड़ी।
पंछी का हैवी ट्रक आगे रास्ता खोल रहा था और अपने रैम से रास्ते में पड़ी कार रेक्स को आसानी से हटाता जा रहा था। फंगजू का कन्वॉय बीच में था ताकि दोनों तरफ की रक्षा हो सके। एक व्हीकल में ईग्रेट ड्रोन से आसपास का इलाका देख रहा था और हर यूनिट का रूट शांत दिमाग से एडजस्ट कर रहा था। फेंगाओ की मोटरसाइकिल्स, जिन्हें गैप लीड कर रहा था, दोनों किनारों पर पेट्रोल कर रही थीं। टांटा का ट्रांसपोर्टर पीछे चल रहा था, जो प्रोफेसर जे टेक्निकल टीम और चौंग की सुरक्षा कर रहा था। तभी कम्युनिकेटर में फेंगाओ के शू की आवाज गूंजी। आगे 500 मीटर पर वैली में जॉम्बी ग्रुप दिखाई दिया है, लगभग 30 जॉम्बीज, कोई स्पेशल म्यूटेशन नहीं। यह सुनते ही एग्रेट ने तुरंत आदेश दिया, फंगजो दो, जाओ और उन्हें साफ करो। आदेश मिलते ही कई ऑफ रोड व्हीकल्स मेन कन्वॉय से अलग हो गए और उनकी छत पर लगी मशीन गन्स ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश ने पलक झपकते ही जॉम्बी होर्ड को चीर कर रख दिया। पूरा ऑपरेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हुआ, जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसी समय एक मिनी स्टोर के अंदर एक आदमी फोल्डिंग बेड से टिक कर बैठा था और उसकी नजर सामने लगे मॉनिटर पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर ड्रोन्स से आने वाली साफ साफ फुटेज दिखाई दे रही थी। इसी वक्त स्टील कन्वॉय 10 टेक्नोलॉजी पार्क से लगभग 1 किलोमीटर दूर रुक गया। 10 टेक्नोलॉजी पार्क किसी छोटी सिटी जैसा था, जिसके चारों तरफ 5 मीटर ऊंची एलॉय वॉल बनी हुई थी और हर 100 मीटर पर एक गार्ड टावर खड़ा था, जिसके ऊपर लाल इंडिकेटर लगातार ब्लिंक कर रहा था। कॉम्बैट यूनिट्स तुरंत फैलकर डिफेंसिव पोजीशंस लेने लगीं, जबकि स्कॉर्पियन, एग्रेट, जेप और प्रोफेसर जे गंभीर चेहरे के साथ एक जगह खड़े होकर स्क्रीन देखने लगे। ईग्रेट ने गेट की स्ट्रक्चर पर जूम किया और बोला, मेन गेट सिस्टम पूरी तरह लॉक है, इसे उड़ाने के लिए पावरफुल एक्सप्लोजिव्स लगाने पड़ेंगे। यह सुनकर स्कॉर्पियन की आंखें सख्त हो गईं और उसने कहा, परफेक्ट, इसी गेट पर हमला करते हैं। पूरे इलाके के मॉन्स्टर्स को यहीं खींच लाएंगे और एक साथ खत्म कर देंगे। इसे हमें उन्हें एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा। सबकी सहमति मिलते ही तुरंत डिफेंसिव पोजीशन की प्लानिंग शुरू हो गई। गेट को सेंटर बनाकर फैन शेप डिफेंस बनाया गया। योजना साफ थी, हम ब्रीच को होल्ड करेंगे और जो भी कॉर्प्स हॉर्ड बाहर निकलेगी उसे यहीं खत्म कर देंगे। लाओ डेमोलिशन संभालेगा, ईव सर्वेलेंस और क्लीनअप करेगा, पंची के लोग फ्रंट लाइन पकड़ेंगे। आदेश मिलते ही चारों बड़ी फैक्शंस तुरंत हरकत में आ गईं और पूरी जॉइंट फोर्स एक प्रिसिजन वॉर मशीन की तरह चलने लगी। पंची की बेस्टियन यूनिट ने गेट के सामने पहली डिफेंस लाइन बना दी और उस पर हैवी मशीन गन्स तान दी। आग के लोग तेजी से डायरेक्शनल माइंस लगाने लगे। कुछ एलिमेंटल अवेकेंट जमीन पर दोनों हाथ रखकर खड़े हो गए। तुरंत धरती में गूंजती हुई वाइब्रेशन महसूस हुई और जमीन लहराने लगी। मिट्टी ऊपर उठने लगी और देखते ही देखते गहरी ट्रेंचेस बन गईं जो मिलकर जटिल सब जोन्स बना रही थीं। कुछ ही समय में एक साधारण लेकिन बेहद घातक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन तैयार हो गया। डेमोलिशन एक्सपर्ट ने अलॉय गेट पर पावरफुल एक्सप्लोजिव्स लगा दिए और जल्दी से पीछे हट गया। अगले ही पल कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और एक ही झटके में गेट में विशाल ब्रीच बन गया। कुछ सेकंड तक पूरा इलाका मौत जैसी खामोशी में डूबा रहा। फिर अचानक ब्रीच के अंदर से अनगिनत दहाड़ें गूंज उठीं और ज़ॉम्बीज़ का घना झुंड बाहर निकल पड़ा। वे सब पागलों की तरह डिफेंसिव पोजीशंस की तरफ दौड़ पड़े। बेल्लू के आदेश, फायर के साथ ही हैवी मशीन गन्स आग उगलने लगीं और पीछे खड़े राइफलमैन ने कंसंट्रेटेड फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बारिश ने ज़ॉम्बी होर्ड को चीर कर रख दिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। कई ज़ॉम्बीज गिरे हुए शवों के पीछे छिपकर आगे बढ़ते रहे और पल भर में फ्रंट लाइन की ट्रेंचेस तक पहुंच गए। 10 सेकंड के अंदर ट्रेंचेस लाशों से भर गईं और बाकी ज़ॉम्बीज उन्हीं शवों के पुल पर दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी समय डायरेक्शनल माइंस ट्रिगर कर दी गईं। जबरदस्त धमाके के साथ एक बड़ा इलाका तुरंत साफ हो गया, लेकिन अगले ही पल नई काली लहर फिर से भर गई। बेल्लू चिल्लाया, मजबूत रहो, और खुद एक लाइट मशीन गन पकड़कर पागलों की तरफ फायरिंग करने लगा। उसके पीछे पंछी के सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर लाइन बचा रहे थे। मॉनिटर पर खून और मांस के टुकड़े उड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में था। तुम बिना किसी भाव के चेहरा लिए यह सब देख रहे थे और हाथ उठाकर ड्रोन को कंट्रोल कर रहे थे ताकि पूरे त्यान टेक्नोलॉजी पार्क पर नजर रखी जा सके। अंदर की ज़ॉम्बी होर्ड धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी एक गली के मोड़ पर यिंग की सिलुएट
दिखाई दी और उसके पीछे अवेकेंड लोगों का एक ग्रुप खड़ा था। वे सब पास की दुकान की भरी हुई शेल्फ्स को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में लालच और चाहत चमक रही थी, लेकिन यिंग खुद बिल्कुल शांत था। उसने सीधे तुम्हारी आंखों में देखा और बिना घुमाए सीधा बोला, सुना है तुम त्यान टेक्नोलॉजी पार्क पर हमला कर रहे हो। मैं और मेरे साथ के लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर तुम्हारी नजर पूरे ग्रुप पर घूमी और फिर तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने कहा, मदद? बेल्लू की टीम ही काफी है। यह सुनते ही यिंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, जो काम वे कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं और उनसे बेहतर कर सकते हैं। यह सुनकर तुम्हारी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। तुमने सामने मॉनिटर की तरफ इशारा किया और कहा, वह ब्रीच देख रहे हो? वहां से जो जॉम्बीज निकलेंगे वे सब तुम्हारे हैं। इसे एडवांस समझो। तुम में से हर कोई पहले बेल्लू के पास जाकर एक कैंड बीफ ले सकता है। फिर मुझे दिखाओ कि तुम बड़े लोगों की टेबल पर बैठने लायक हो या नहीं। ये सुनते ही अवेकंड लोग गुस्से से भर गए। एक कैंड बीफ के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालें? क्या वह हमें भिखारी समझता है? हर तरफ से विरोध की आवाजें आने लगीं। लेकिन यिंग ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और तुम्हें घूरते हुए बोला, चुप। जिसे जाना है अभी चला जाए। जो रहना चाहता है वह मेरे साथ आए। पहले कैंड बीफ लो, फिर काम पर लगते हैं। इतना कहकर वह सीधे टियन टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ चल पड़ा और अवेकेंड लोग एक दूसरे को असमंजस में देखते रह गए। कुछ पल बाद चेहरे पर बड़ा सा निशान लिए एक विशालकाय आदमी दांत भींचकर उसके पीछे चल पड़ा। ये देखकर बाकी लोग भी एक एक करके उसके पीछे हो लिए। मिनी स्टोर के अंदर से तुम ये पूरा दृश्य देख रहे थे और तुम्हारे होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। तुम्हें पैसों के पीछे भागने वाले मर्सिनरीज नहीं चाहिए थे, बल्कि ऐसी ताकत चाहिए थी जो हमेशा तुम्हारे प्रति वफादार रहे। थोड़ी देर बाद यिंग लगभग 10 अवेकंड लोगों के साथ सामने आ गया। उन्हें देखकर बेलू ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। यिंग ने सीधे कहा, बॉस का आदेश है, अब से यह ब्रीच हमारा है। यह सुनते ही बेलू ने कोई सवाल नहीं किया और बस उन्हें कैंड बीफ का एक पूरा बॉक्स दे दिया। यिंग और उसके लोगों ने बिना भाव बदले कैंस उठा लिए और बिना झिझक ज़ॉम्बी हॉर्ड की तरफ पड़ गए। बेलू यह दृश्य जटिल नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम इन आजाद मिजाज लोगों को लड़ाई में क्यों भेज रहे हो, लेकिन उसने अपने शक दबा दिए और आदेश दिया, सब लोग एमो बचाओ, फायर को फ्लैंक्स की तरफ शिफ्ट करो। अगले ही पल गोलियों की आवाज कम हो गई और डिफेंस लाइन में एक खतरनाक गैप बन गया। उसी गैप से ज़ॉम्बीज की पागल भीड़ अंदर घुस पड़ी। तभी चेहरे पर निशान वाला वह विशालकाय आदमी अचानक जंगली दहाड़ मारते हुए 1-2 मीटर से भी ऊंचे ह्यूमनॉइड बीस्ट में बदल गया और सीधे ज़ॉम्बी हॉर्ड पर टूट पड़ा। एक ही पल में करीब 10 ज़ॉम्बीज हवा में उछलकर दूर जा गिरे। ये देखकर बाकी अवेकेंड भी तुरंत एक्शन में आ गए और अगले ही पल बैटलफील्ड पर तरह तरह की अवेकेंड पावर्स भड़क उठी। लेकिन समस्या भी जल्दी ही सामने आ गई। ये अवेकेंड लोग हर कोई अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। उनमें बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। उनके अटैक्स भले ही बेहद खतरनाक और असरदार थे, लेकिन उनकी डिफेंस पूरी तरह छलनी जैसी थी। बीच बीच में कई जॉम्बीज उनकी लाइन पार करके अंदर घुस जाते और सैनिकों को मजबूरी में तुरंत उन्हें मार गिराना पड़ता। यिंग पीछे खड़ा ठंडी नजरों से पूरा दृश्य देख रहा था। थोड़ी ही देर में वह ग्रुप बिखरने के संकेत देने लगा। तभी यिंग ने आखिरकार कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक डगमगाता हुआ आग का लोटस धीरे धीरे खिल उठा, जो विनाश की डरावनी औरा फैला रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, पीछे हट जाओ। यह आदेश मिलते ही अवेकंड लोग जल्दी जल्दी पीछे हट गए। अगले ही पल यिंग एक कदम आगे बढ़ा और अपनी हथेली से उस फायर लोटस को हल्के से आगे धकेल दिया। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ जॉम्बी होर्ड के बीचों बीच जा पहुंचा और जमीन को छूते ही एक भयंकर फायर स्टॉर्म में बदल गया। आग का वह विस्फोट कई दर्जन मीटर के इलाके को निगल गया और भयानक गर्मी में सैकड़ों जॉम्बीज पल भर में राख बन गए। कुछ सेकंड बाद लपटें धीरे धीरे शांत हो गईं और वहां मौजूद हर इंसान हैरान होकर जड़ हो गया। सबकी आंखें फटी रह गईं और मुंह खुले रह गए। उसी समय तुम मॉनिटर पर यह सब देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए और सोचा कि यह यिंग सच में दिलचस्प है, ताकत भी है और दिमाग भी ठंडा है, जबकि बाकी लोग बस कच्चा माल हैं।
जब तुम ये सोच ही रहे थे, तभी तुमने नोटिस किया कि ब्रीच से निकलने वाले ज़ॉम्बीज़ का बहाव धीरे-धीरे कम हो रहा है और अंदर के ज़्यादातर ज़ॉम्बीज़ लगभग खत्म हो चुके हैं। बेलू और उसके लोगों ने भी यह बात देख ली और बैटलफील्ड पर सैनिकों का हौसला अचानक बहुत बढ़ गया। कुछ और गोलियों की बौछार के बाद पूरी ज़ॉम्बी हॉर्ड खत्म कर दी गई। तभी बेलू की आवाज़ पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी, "सभी यूनिट्स आगे बढ़ो, सावधान रहो, पार्क के अंदर जाओ और सेंट्रल स्क्वायर पर कब्जा करो।" आदेश मिलते ही इंजन्स फिर से गरज उठे और स्टील कन्वॉय तेजी से टन टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर घुस गया। पार्क के अंदर चारों तरफ एसफॉल्ट रोड्स फैली हुई थीं और उनके किनारे फ्यूचरिस्टिक स्टाइल की कई इमारतें खड़ी थीं। प्रोफेसर जे ने जल्दी ही पार्क के लोकल नेटवर्क से कनेक्शन बना लिया और हवा में एक 3D मैप प्रोजेक्ट कर दिया। बेलू ने तुरंत उस मैप को 4 हिस्सों में बांट दिया और बोला, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग होंगे। पंची तुम्हारी टीम जोन 1 साफ करेगी, जोंगजू प्रोडक्शन लाइन चेक करेगा कि वह सही हालत में है या नहीं, हाइव टीम पेरीमीटर और रूफ टॉप्स संभालेगी, आर्क टीम वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और डेटा सेंटर लेगी और लाइट हाउस टीम प्रोफेसर जे और वैंग चोंगिंग को एस्कॉर्ट करके RD बिल्डिंग तक ले जाएगी। लक्ष्य है मेन सर्वर ढूंढना। आदेश मिलते ही जॉइंट फोर्स 4 ग्रुप्स में बंट गई और अपने अपने टारगेट एरियाज की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन रोसिनॉल और उसकी टीम वहीं खड़ी रह गई। उनके चेहरों पर उलझन भरे भाव थे। वे बेबस होकर चारों मुख्य फैक्शंस को दूर जाते देखते रहे। तभी बेलू वापस उनके पास आया और बोला, बॉस, गो का संदेश है, तुम लोग नॉर्थ रेजिडेंशियल एरिया की 6 बिल्डिंग साफ करोगे। कोई समस्या है? रोसिनॉल ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे रेजिडेंसेस की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे बाकी लोग भी चल दिए। उसी समय लाइट हाउस स्क्वाड RD बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। प्रोफेसर जे ने तुरंत लोगों को रास्ता साफ करने भेजा और फिर वह वांग चोंगिंग के साथ एलिवेटर से तीसरे बेसमेंट तक उतर गया। थोड़ी देर बाद एलिवेटर के दरवाजे बिना आवाज के खुल गए। तीसरे बेसमेंट के कॉरिडोर के अंत में एक भारी आर्मर्ड डोर खड़ा था। उसे देखते ही वांग चोंगिंग तेजी से आगे बढ़ा और कंट्रोल पैनल पर कोड्स की एक लंबी सीरीज डाल दी। तुरंत एक क्लिक की आवाज आई और भारी लॉक मैकेनिज्म घूमने लगा। आर्मर्ड डोर धीरे धीरे खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर काले सर्वर रैक्स की लंबी कतारें लगी हुई थीं और अंधेरे में अनगिनत इंडेक्टर लाइट्स चमक रही थीं। टीम तुरंत अंदर घुस गई और सर्वर ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में वांग चोंगिंग उत्साह से चिल्लाया कि उसे मिल गया। उसकी आवाज सुनते ही प्रोफेसर जे तेज कदमों से वहां पहुंचा और कई टेक्नीशियंस तुरंत काम में लग गए। उन्होंने स्टोरेज डिवाइसेस सर्वर पोर्ट में लगाकर डेटा कॉपी करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर हरी प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। प्रोफेसर जे ने रेडियो से बॉस गो को सूचना दी, लाइट हाउस टारगेट लोकेशन पर पहुंच गया है, डेटा कॉपी में लगभग 40 मिनट लगेंगे। इसी दौरान प्रोडक्शन जोन के विशाल वर्कशॉप में कॉम्बैट स्क्वाड्स पहले ही इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर चुके थे। जुयुआन एक बड़े प्रोडक्शन इक्विपमेंट के सामने खड़ा कंट्रोल पैनल पर तेजी से काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद मशीन के ऊपर लगी लाइट लाल से हरी हो गई। यह देखकर जुयुआन उत्साह से चिल्लाया, इस प्रोडक्शन लाइन की मेन स्ट्रक्चर पूरी तरह सही है। बस कुछ घिसे हुए पार्ट्स बदलने होंगे और एनर्जी सोर्स से जोड़ते ही इसे फिर चालू किया जा सकता है। स्कॉर्पियन हैरानी से पूछता है, बॉस, गो को जो बैटरीज चाहिए थी वो कहाँ है? यह सुनकर जू युआन वर्कशॉप के अंत में बने एक बंद वेयरहाउस डोर की तरफ इशारा करता है। रॉक स्क्वाड का एक सैनिक आगे बढ़कर क्रोबार से दरवाजा खोल देता है। अंदर अनगिनत शेल्फ्स अंधेरे के आखिर तक फैली हुई थीं। सब लोग हैरान होकर खड़े रह गए क्योंकि शेल्फ्स पर नए नए कार्टन्स बिल्कुल करीने से रखे थे और उन पर साफ साफ थॉर मॉडल 7 का लोगो छपा हुआ था। एक सैनिक आगे बढ़कर चाकू से एक कार्टन खोल देता है और अगले ही पल उसमें से कई ब्रांड न्यू बैटरीज गिर पड़ती हैं। रॉक स्क्वाड के सैनिक खुशी से चिल्ला उठते हैं। जुयुआन भी उत्साह में शेल्फ्स के बीच से गुजरते हुए अपनी टैबलेट से इन्वेंट्री के बारकोड्स स्कैन करने लगता है और कुछ ही देर बाद बोलता है, यहाँ कम से कम 30,000 बैटरीज हैं और हालत भी शानदार है। फेलियर रेट 5% से ज्यादा नहीं है। ये सुनते ही स्कॉर्पियन अपनी खुशी नहीं रोक पाता और हंसते हुए कहता है, अगर हम ये सब वापस ले आए तो बॉस को हमें इनाम में कैंड फूड का पहाड़ दे देगा। तभी जुयुआन की आवाज फिर से गूंजती है, यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन नहीं है,
यहाँ दो पूरी प्रोडक्शन लाइंस मौजूद हैं। ये सुनते ही स्कॉर्पियन जोर से हंस पड़ता है। स्कॉर्पियन तुरंत अपनी रेडियो उठाकर रिपोर्ट करता है, बॉस गो, जोन वेयर हाउस में 30,000 सही हालत वाली बैटरीज मिली हैं और दो पूरी प्रोडक्शन लाइंस भी मिली हैं। उसी समय सुपर 80 के अंदर तुम अब भी कैंप बेड से टिके बैठे हो और रेडियो पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। हाइव ने सभी ऊंचे पॉइंट्स पर कंट्रोल ले लिया है और कहीं भी दुश्मन की बड़ी एक्टिविटी नहीं दिख रही। नॉर्थ सेक्टर का डॉर्मिटरी भी पूरी तरह साफ कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारे चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। तुम अपने साइकिक पावर से शेल्फ पर रखी एक सोडा कैन उठाते हो और आराम से पीते हुए संतोष से मुस्कुराते हो। थोड़ी देर बाद डेटा कॉपी भी पूरी हो जाती है और सारी बैटरीज भी पैक कर दी जाती है। फिर चारों टीम्स गेट के सामने इकट्ठा होती हैं। उसी समय स्कॉर्पियन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। उसे नहीं पता कि तुम विक्ट्री पार्टी में आना स्वीकार करोगे या नहीं, बल्कि उसे यह डर भी सताता है कि कहीं तुम इस आइडिया के लिए उससे नाराज न हो जाओ। यह सोचकर ही उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। कुछ देर बाद पूरी सेना वापस सुप्रिटे के सामने आ जाती है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और सबकी निगाहें नीचे गिरे हुए आयरन शटर पर टिक जाती हैं। अगले ही पल शटर धीरे धीरे ऊपर उठता है और तुम शांत चेहरे के साथ बाहर आते हो। तुम्हारी नजर सीधे स्कॉर्पियन पर टिक जाती है। तुम कहते हो, स्कॉर्पियन, सुना है तुम विक्ट्री पार्टी करना चाहते थे, सही है? ये सुनते ही स्कॉर्पियन का दिल जोर से धड़कने लगता है और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ जाती हैं। वह घबराकर कहता है, बॉस गो, ये आइडिया मेरा था, मैं। लेकिन तुम अचानक उसे बीच में रोक देते हो और कहते हो, यह अच्छा आइडिया है। फिर तुम अपना हाथ उठाकर हल्के से घुमाते हो और अगले ही पल स्क्वायर के बीचों बीच मांस का एक विशाल पहाड़ प्रकट हो जाता है। पोर्क, बीफ, सॉसेजेस, हर तरह का मीट मौजूद है। उसके तुरंत बाद अनगिनत हरी सब्जियां और आलू भी अचानक प्रकट हो जाते हैं। साथ ही सैकड़ों क्रेट्स ठंडी बियर के भी दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर पूरे स्क्वायर में बस लोगों के निगलने की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर तुम्हारी आवाज दोबारा गूंजती है, क्या इंतजार कर रहे हो? आज रात सबको मांस मिलेगा। तुम्हारे शब्द खत्म होते ही कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है और फिर अचानक आसमान चीरती हुई जोरदार चीयर्स गूंज उठती है। सैनिक खुद को रोक नहीं पाते और मांस के पहाड़ की ओर दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में पंची के योद्धा बारबेक्यू ग्रिल्स लगा देते हैं और कोयला जलाने लगते हैं। आग के लोग सब्जियां धोने लगते हैं, जबकि हाइव के रेड मंकीज आसपास फैलकर फीस्ट की सुरक्षा संभाल लेते हैं। कुछ ही देर में पूरे स्क्वायर में ग्रिल्ड मीट की खुशबू फैल जाती है और सब लोग ऐसे मीट और बियर का मजा लेते हैं जैसे दुनिया में कभी अपोक्लिप्स हुआ ही ना हो। यंग भीड़ से अलग खड़ा तुम्हें देख रहा होता है, जबकि तुम शांत होकर पूरा दृश्य देख रहे होते हो। उसी पल उसे अचानक समझ में आता है कि तुम जो दे रहे हो वह न तो अपमान है और न दया, बल्कि एक चुनाव है। या तो अकेला भेड़िया बनकर ठंडे बचे खुचे टुकड़ों के लिए लड़ते रहो, या लायन किंग के सामने झुककर उसके दिए हुए फीस्ट का हिस्सा बनो। तुम दरवाजे के फ्रेम से टिके सोडा पी रहे होते हो कि तभी स्कॉर्पियन उत्साह से लाल चेहरा लिए दौड़ता हुआ आता है और सम्मान से झुककर कहता है, बॉस गो, आज से पंछी हमेशा आपका सबसे वफादार अली रहेगा। स्कॉर्पियन की जान भी आपकी है। तुम कुछ नहीं कहते, बस खाली कैन को हाथ में मसलकर लगभग 10 मीटर दूर रखे कूड़ेदान में फेंक देते हो और शांत आवाज में कहते हो, जब तक तुम आदेश मानोगे हर भोजन में मांस मिलेगा। इतना कहकर तुम मुड़ते हो और सुपरेटे की छाया में वापस चले जाते हो। ये एक वाक्य वहां मौजूद हर इंसान के लिए जबरदस्त जोश भरने वाला बन जाता है और तुम्हारा प्रभाव पूरे स्क्वायर पर छा जाता है। पार्टी चलती रहती है। बेलू वांगफेंग और प्रोफेसर जे एक अस्थाई मेज के पास बैठे होते हैं और उन्हें साफ पता होता है कि आज से रूइंस के नियम बदल चुके हैं। काफी देर बाद आग की लपटें धीरे धीरे बुझ जाती हैं और मांस का पहाड़ पूरी तरह खा लिया जाता है। उसी समय आयरन शटर बिना आवाज के फिर से उठता है और तुम दोबारा बाहर आते हो। सबकी निगाहें तुरंत तुम पर टिक जाती हैं। तुम बस हाथ उठाते हो और अगले ही पल स्क्वायर में अचानक भोजन का एक विशाल ढेर प्रकट हो जाता है। इसमें कंप्रेस्ड बिस्किट्स, विलेज राइस ही नहीं बल्कि अनगिनत कैंड मीट, सप्लाईज और सिगरेट्स भी करीने से रखे होते हैं। साथ ही पानी के भंडार भी होते हैं। तुम शांत आवाज में कहते हो,
इसका एक हिस्सा चारों बड़ी फैक्शंस के साथ तय इनाम है और बाकी उन सबको मिलेगा जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। पार्ट आई युद्ध में किए गए काम के अनुसार होगी। हर कोई अपनी हिस्सेदारी ले सकता है। पेलू इसका प्रबंध करेगा, एक्सेल उसकी मदद करेगा। इतना कहकर तुम फिर से मुड़कर सुपरेट के अंदर चले जाते हो। मैदान में फिर से जोरदार चीयर्स गूंज उठती है और बेलू आगे बढ़कर युद्ध के रिकॉर्ड के अनुसार इनाम बांटना शुरू करता है। पूरा प्रोसेस बेहद व्यवस्थित तरीके से चलता है। अब हर किसी को समझ आ चुका है कि पुराना युग खत्म हो गया है और अब इन रूइंस में सिर्फ एक ही नियम चलेगा, तुम्हारा। थोड़ी देर बाद सप्लाईज का वितरण खत्म हो जाता है और एक एक करके कॉन्वॉयज इंजन्स स्टार्ट करके स्क्वायर छोड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद वहां सिर्फ हड्डियों और खाली बॉटल्स का ढेर रह जाता है और बीच स्क्वायर में सिर्फ यिंग और बाकी अवेकेंड खड़े रह जाते हैं। उसी पल उन्हें पूरी तरह समझ आ जाता है कि तुम ही उनका एकमात्र रास्ता हो। ये देखकर तुम लापरवाही से हाथ हिलाते हो और अगले ही पल दर्जनों क्रेट्स इंस्टेंट नूडल्स और कैंड फूड के अचानक प्रकट हो जाते हैं। तुम कहते हो, ये तुम्हारा इनाम है, इसे लो और जा सकते हो। ये सुनते ही चेहरे पर बड़े निशान वाला आदमी गुस्से से दहाड़ता है। क्या हम तुम्हारे लिए बस इस्तेमाल करके फेंक देने वाले कपड़े हैं? क्या तुम सोचते हो कि एक खाना देकर हमें खरीद लोगे? उसके पीछे खड़े लोग भी तुरंत बेचैन होने लगते हैं, लेकिन यिंग नहीं हिलता। वह 2 कदम आगे बढ़ता है, सिर उठाकर तुम्हारी आंखों में सीधे देखता है और कहता है, हम यहां रहना चाहते हैं और आपके लिए काम करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी पार्क अभी पूरी तरह खाली है। जल्द ही रूइंस के लुटेरे उस पर टूट पड़ेंगे। अगर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा तो सारी मशीनें और सप्लाईज एक दिन में लूट ली जाएंगी। चारों बड़ी फैक्शंस के लोग आराम करने जा चुके हैं और वे जल्दी वापस नहीं आएंगे। अभी तुरंत वहां जाकर उसकी रक्षा करने वाले सिर्फ हम ही हैं। यिंग की बात सुनकर उसके पीछे खड़े अवेकेंड लोग चुप हो जाते हैं और उलझन से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी तुम्हारे होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरती है और तुम शांत आवाज में कहते हो, अगर ऐसा है तो अब तुम स्वतंत्र अवेकेंड नहीं रहोगे, तुम मेरी पहली डायरेक्ट इंटरवेंशन यूनिट बनोगे। कोड नेम लीफ, और तुम इसके कैप्टन रहोगे। तुम्हारी आवाज में ऐसी सख्ती थी जिसमें किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश नहीं थी। ये सुनकर यिंग ने हल्के से सिर हिला दिया। ये देखते ही तुमने फिर से हाथ उठाया और अगले ही पल एक बिल्कुल नया डीजल जनरेटर जमीन पर आ गिरा। उसके साथ कई फ्यूल कैंस भी थे। फिर एक छोटा रिकनेसेंस ड्रोन और उसकी कंट्रोल टैबलेट दिखाई दी और आखिर में लगभग 1 दर्जन बिल्कुल नए मिलिट्री वॉकी टॉकीज भी सामने आ गए। तुमने कहा, यही तुम्हारा इक्विपमेंट है। अब अपना रिवॉर्ड और इक्विपमेंट लो और तुरंत टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ निकल जाओ। डॉर्मिटरी एरिया में एक टेम्पररी बेस बना लो। अगर वहां एक छोटी सी माउस भी दिखे तो उसकी भी रिपोर्ट मुझे चाहिए। इतना सारा इक्विपमेंट देखकर उन लोगों की आंखें फैल गईं। यहां तक कि यिंग भी अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से रोक पा रहा था। वह अचानक अपने साथियों की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, सब लोग इक्विपमेंट का इन्वेंटोरी लो और निकलने की तैयारी करो। इस बार सबकी आवाज एक साथ गूंजी, योर ऑर्डर्स कैप्टन। इसके बाद ग्रुप ने सामान गाड़ियों में लोड करना शुरू किया। फिर व्हीकल्स स्टार्ट किए और टेक्नोलॉजी पार्क की दिशा में निकल गए। पीछे सिर्फ धूल का गुब्बार रह गया। तुमने नजर फेर ली और धीरे धीरे सुप्रिटे का लोहे का शटर नीचे कर दिया। दुकान में फिर से सन्नाटा छा गया। तुमने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा जहां बैटरी प्रोडक्शन लाइन के पूरे इंडस्ट्रियल डिजाइन प्लान्स और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टेक्निकल डेटा दिखाई दे रहे थे। तुम्हारे होंठों पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई। तुमने सोचा कि बाद में जब तुम रियल वर्ल्ड में लौटोगे तो वेयर हाउस में जमा किया गया ये सब सामान तुम्हारा स्टार्टिंग कैपिटल बनेगा और फिर इन हाई एनर्जी बैटरीज के आधार पर तुम एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करोगे जो सच में तुम्हारा अपना होगा। इस ऑपरेशन की खबर जल्दी ही बर्बाद हो चुकी धरती में फैल गई और ज्यादा से ज्यादा लोग स्क्वायर की तरफ आने लगे। थोड़े ही समय में वहां इंसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। तभी एंट्रेंस पर तुम्हारी सिलुएट दिखाई दी, लेकिन तुम अपने साथ कोई फूड नहीं लाए थे। ठंडी आवाज में तुमने बस अपने रूल्स दोहरा दिए, जो भी चीज तुम्हें वैल्यू वाली लगे उसे लाओ और उसके बदले सर्वाइवल का हक पाओ। जैसे ही तुमने ये कहा, तुमने एक आदमी को टेम्पोरेरी मैनेजर बना दिया। इस तरह एक सिंपल लेकिन एफिशिएंट एक्सचेंज मार्केट बन गया। सर्वाइवर्स एक एक करके लाइन में लगकर सामान के बदले प्रोविजंस ले रहे थे, जबकि तुम सुपर 80 के अंदर बैठे पुराने
दुनिया के इन कचरों को अपने डिमेंशनल वेयर हाउस में जमा कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। आखिरकार डिमेंशनल ट्रैवल का रिचार्ज टाइम खत्म हो गया। उसी समय तुमने स्क्वायर की तरफ देखा। लाइन अब सैकड़ों मीटर तक लंबी हो चुकी थी। ये देखकर तुमने टेम्पररी मैनेजर से कहा, एक्सचेंजेस ठीक 17 बजे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही मैनेजर थोड़ा घबरा गया और पूरी ताकत से भीड़ की तरफ चिल्लाया, पॉज गो ने कहा है एक्सचेंजेस 17 बजे खत्म हो जाएंगे, जिसका नंबर नहीं आएगा वो कल सुबह फिर आना। तुमने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये टेम्परेरी मैनेजर सच में काबिल था। फिर तुमने टोनी को पकड़कर कहा, इंग को बोलो 2 लोग भेजे। एक्सचेंजेस खत्म होने के बाद मैनेजर को टेक्नोलॉजी पार्क ले जाना और उसके लिए रहने की जगह ढूंढना। तुम्हारी बात खत्म होते ही मैनेजर भावनाओं से कांपने लगा और तुरंत मुड़कर सुपर 80 की तरफ 3 बार झुककर प्रणाम किया। तुमने फिर अपना ध्यान कंप्यूटर पर लगाया और डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से दोबारा देखने लगे। ठीक 17 बजे एक्सचेंजेस खत्म हो गए और ये द्वारा भेजे गए 2 लोग भी पहुंच गए। सर्वाइवर्स एक एक करके चले गए और किसी ने भी ट्रबल पैदा करने की हिम्मत नहीं की। स्क्वायर फिर से शांत हो गया। बस एक विचार से तुम्हारे सामने की स्पेस हल्की सी मुड़ने लगी और तुरंत एक धुंधला वॉर्टेक्स बन गया। पलक झपकते ही तुम रियल वर्ल्ड में वापस आ गए। स्वान के बॉस से मिलने में अभी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए तुम सीधे सिटी सेंटर के सबसे लग्जूरियस शॉपिंग मॉल में गए और एक हाई एंड मेंस क्लोथिंग स्टोर में दाखिल हुए। आधे घंटे बाद तुम वहां से निकले तो तुम्हारे शरीर पर परफेक्टली टेलर्ड डार्क ग्रे सूट था। उस पल तुम किसी सुपर एट ओनर की तरह नहीं, बल्कि एक असली पावरफुल बिजनेसमैन लग रहे थे। 19 बजे, चिंगजन मैनर। एक सफेद सांची स्टाइल वैन गेट के सामने खड़ी थी। तुम ड्राइवर सीट से उतरे और स्वान खुद तुम्हारा स्वागत करने के लिए एंट्रेंस पर खड़ी थी, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम सीधे व्हीकल के पीछे गए और ट्रंक से 2 मेटल क्रेट्स बाहर निकाले। क्रेट्स के कोने थोड़े मुड़े हुए थे क्योंकि वे अपने ही वजन को मुश्किल से संभाल पा रहे थे। यह देखकर स्वान की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। 2 क्रेट्स में कुल 300 किलोग्राम गोल्ड, हर एक लगभग 150 किलोग्राम, और फिर भी तुम दोनों को एक एक हाथ में बिना किसी मुश्किल के उठा रहे थे। स्वान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर उठ रही दहशत को दबा दिया। फिर रास्ता दिखाने के लिए किनारे हट गई, जहां बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह तुम्हें गेट के अंदर ले गई। कोर्टयार्ड के अंधेरे कोनों में तुम्हें कई ठंडी ओरस का एहसास हुआ, जैसे अंधेरे में छिपे सांपों का झुंड। थोड़ी देर बाद स्वर्ण तुम्हें मेन बिल्डिंग के बीचों बीच बने एक ऑफिस में ले आई। कमरे में एक महोगनी डेस्क था और दीवारों पर किताबों से भरी शेल्फ्स थी। डेस्क के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो एक पुरानी ट्रेडिशनल बाइंडिंग वाली किताब पढ़ रहा था। यह देखकर सुआन ने गहराई से झुककर कहा, मास्टर तांग, मिस्टर गो आ गए हैं। यह सुनकर मास्टर तांग ने किताब बंद की और तुम्हारी तरफ देखा। तुमने भी शांत नजर से उसे देखा, फिर दोनों मेटल क्रेट्स को जोर से महोगनी डेस्क पर रख दिया। पूरे डेस्क पर एक भारी धप्प की आवाज गूंज गई। तुमने कहा, 300 किलोग्राम माल है, चेक कर लो। यह सुनकर टैंग ने हल्का सा भौं उठाया। उसने क्रेट्स को छुआ भी नहीं, बस डेस्क पर रखा इंटरकॉम उठाकर धीरे से कुछ कहा। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर नॉक हुआ। एक मिडिल एज्ड आदमी अंदर आया, जिसके चश्मे की फ्रेम सुनहरी थी और उसके हाथ में प्रिसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसने आगे बढ़कर क्रेट का ढक्कन खोला। अंदर सुनहरे गोल्ड बार्स सलीके से रखे हुए थे। इसके बाद वह उन्हें एक एक करके निकालने लगा ताकि उनका वजन करे और उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सके। जांच बहुत जल्दी पूरी हो गई। वह मिडिल एज्ड आदमी बोला, मास्टर तांग, यहां कुल 600 गोल्ड बार्स हैं। कुल वजन 300 किलोग्राम है और प्यूरिटी पूरी तरह स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। यह सुनकर तंगलाव ने हल्का सा हाथ हिलाया। उसका इशारा समझते ही वह आदमी और स्वर्ण दोनों कमरे से बाहर चले गए। तंगलाव ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और हाथों को डेस्क पर रख दिया। फिर शांत आवाज में बोला, इस गोल्ड के लॉट के बदले मैं तुम्हें 246 मिलियन दे सकता हूं। स्वान ने बताया कि तुम एक बैटरी कंपनी ढूंढ रहे हो। इतना कहकर टंगलाव ने एक टैबलेट तुम्हारी तरफ सरका दी। स्क्रीन पर 3 कंपनियों की जानकारी दिखाई दे रही थी। तुमने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे कहा, मुझे सीधे UANG टेक्नोलॉजी दे दो। ये सुनते ही अगले ही पल टेंगलाओ की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यूएंगिंग टेक्नोलॉजी के पास फैक्ट्री और एक बैटरी प्रोडक्शन लाइन के अलावा
कोई खास वैल्यू नहीं थी, और वह भी शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। साफ था कि तुम्हें बस एक लीगल शेल कंपनी की जरूरत थी। तंगलाव ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत फोन उठाया और लीगल डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का आदेश दे दिया।